उस समय की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से एक ब्लास्ट कराया, जिसपे फिर हम एक हिंदू आतंकवाद और इसका भगवा आतंकवाद का नया अध्याय जोड़ पाए, नई कहानी शुरू कर पाए। साल 2008 में हुए मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आ चुका है और आरोपियों की तरफ से और गवाह की तरफ से जिन्होंने पैरवी की है वो इंदौर के वकील दीपक रावल मेरे साथ है। सर, किस तरह की चुनौती थी और किस तरह की समस्याएं आपको आई इस केस को जीत तक ले जाने में? जी भैया, आपको ध्यान होगा कि इस पूरे प्रकरण की शुरुआत एटीएस महाराष्ट्र ने इंदौर से की। सबसे पहला कोई कार्रवाई की गई तो इंदौर से की गई। इंदौर से उन्होंने शुरुआत में 4 लोगों को अवैध रूप से उठाया था। शिव नारायण, धर्मेंद्र बैरागी, दिलीप नाहर और श्याम साहू, जिसमें 2 लोगों को तो उन्होंने बतौर आरोपी शिव नारायण और श्याम साहू को एज ए एक्यूज पेश किया उन्होंने, और दिलीप नाहर और धर्मेंद्र बैरागी को अपना मोहरा बनाते हुए उन्हें बतौर गवाह उसमें उनके 161 और 164 के स्टेटमेंट करवाए। और इसका मेरा जो कहना है कि इनकी क्रूएल्टी, अत्याचार और एक योजनाबद्ध तरीके से किसी पर्टिकुलर संस्था को फंसाना, उसके खास करके संघ को फंसाने का जो उनका टारगेट था, उसको स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि ये धर्मेंद्र बैरागी और दिलीप नाहर जब 164 की स्टेटमेंट देने के काफी दिनों बाद जांच एजेंसी ने उनको छोड़ा है, और जब छोड़ा उसके तुरंत बाद उन्होंने यहाँ के कंप्लेंट्स फाइल की, अपने स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट भी किया, साथ साथ सीधा सीधा जांच एजेंसी पे उस समय उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ किस तरह की मारपीट, अत्याचार, अनाचार करके उनके स्टेटमेंट करवाए। स्टेटमेंट याद करके उनसे मीडिया के सामने भी करवाए, कोर्ट में भी करवाए, और फिर इसी बात की उन्होंने यहाँ कंप्लेंट फाइल की। उन कंप्लेंट को ट्रायल के दौरान वहाँ एग्जिबिट भी हुआ और कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया है कि जांच एजेंसियां इसमें अलग अलग रही है, पर एटीएस के अधिकारियों पर ही आखिर में ये आरोप लगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि इस जांच एजेंसी ने कहीं अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और एक कहानी की संरचना तैयार की, और उस कहानी को बनाने में इंदौर को उन्होंने अपना कैंप स्थल बनाया, और कैंप बनाते हुए यहाँ से 4 लोगों को उठाया। उसके बाद भी गवाह बनाने के लिए यहाँ से कई लोगों को उन्होंने प्रयास किया। एक आपको ध्यान होगा, एक राहुल गंगमवार करके एक लड़का था, उसको इन्होंने उठा लिया था, उठा के अवैध रूप से लेके गए। एक यशवंत प्लाजा के पास एक होटल है, उसमें रखा, और वहाँ ये रुके भी, अपने आप को फुटबॉल खिलाड़ी बताते हुए उन्होंने एंट्री की। और जब हमको इस बात का पता चला तो हमने उस होटल पे जाके जब इनसे बातचीत की कि अगर आपको गिरफ्तारी करना है, वारंट दिखा दीजिए या लीगली गिरफ्तारी कर लीजिए, इलीगल रूप से तो हम नहीं ले जाने देंगे। मेरे साथ और भी मेरे साथी वकील भी थे। आखिर में उसको, राहुल गंगमवार को, उस दिन छोड़ दिया, और उस दिन से लेके आज तक का दिन है कि उससे कभी न पूछताछ की जरूरत पड़ी, न कभी उसको आरोपी बनाया। मतलब कोई योजना से आप ले जा रहे थे कि हमको सिर्फ बयान कराना है, और जब प्रेशर बन गया तो छोड़ दिया गया। तो जैसा आपने कहा कि अदालत ने भी जिक्र किया एटीएस की कार्यप्रणाली पे, अभी सवाल ये उठ रहे हैं कि क्योंकि धमाका हुआ है, कुछ लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए, तो आखिर असली आरोपी कहाँ हैं? कोई तो होंगे अगर ये बरी हो गए तो। बिल्कुल निश्चित रूप से एक ब्लास्ट हुआ है, लोग घायल हुए हैं, मरे हैं, और कोई ना कोई कारण तो है, आपका प्रश्न भी जायज है। और ये आप इस पूरी अगर जजमेंट को और इस पूरे इनके चार्जशीट को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि ये उस समय की शुरुआत की जांच एजेंसियां जो थी, जो पर्टिकुलर सरकार के इशारों पे काम कर रही थी, तत्कालीन महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र की संपर्क सरकार थी उस समय, कांग्रेस की उनकी, तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उस जांच एजेंसी को अपने इशारों में लेके, अपने प्रभाव में लेके पूरा भटका दिया गया, और संघ को, उसमें नाम आया चार्जशीट में मोहन भागवत, और इनको फंसाने का प्रयास किया गया। हमारे उस समय के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी, उनको फंसाने का प्रयास किया गया, और रास्ता पूरा मोड़ दिया गया। इसी तरीके एक 2007 का। तो मतलब कहा जा सकता है कि मालेगांव ब्लास्ट के जो असली आरोपी हैं उन तक एटीएस पहुंच ही नहीं पाई या वे अभी खुले घूम रहे हैं। पहुंच नहीं पाई, बिल्कुल पहुंची होगी, पर उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट या तो इन्होंने अपनी योजना से करवाया, उसको ये माने कि भाई उस समय की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से एक ब्लास्ट कराया, जिसपे से फिर हम एक हिंदू आतंकवाद और इसका
भगवा आतंकवाद का नया अध्याय जोड़ पाए, नई कहानी शुरू कर पाए, जिससे संघ जैसी एक प्रतिष्ठित संस्था को नुकसान पहुंचे और वो अपना उसका देश उसका नुकसान उठाए। अच्छा, अपने यहाँ पर कई मामले कई-कई सालों तक चलते हैं, उसके बाद फैसला आता है। कोर्ट की भी एक कहावत है कि देर से मिला हुआ न्याय, न्याय नहीं होता। तो कई सारे मामले हैं, इसमें आपको भी 17 साल लगे, तो क्या नई ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि तुरंत जल्दी से जल्दी हो सके फैसला? बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए, इनको न्याय तो मिल गया, पर कई लोग हैं जो न्याय के लिए भटकते हुए आज भी दरवाजे-दरवाजे घूम रहे हैं। इसी में एक 2006 का मामला अभी पेंडिंग है, जिसकी शुरुआत अब होना है, वो कब खत्म होगा भगवान जाने। इसके अलावा वैसे अभी जो केंद्र सरकार अमेंडमेंट लेके आई है, तीनों प्रमुख उसमें आईपीसी और सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में जो सुधार किया है, वो इसी मंशा से किया है कि जल्दी से लोगों को न्याय मिले। और इस प्रकरण में तो मुझे दुख है कि हम एक व्यक्ति की चाहे आज भी न्याय नहीं कर पाए। दिलीप पाटीदार, इंदौर का बच्चा, जिसको एटीएस महाराष्ट्र अपना स्टार विटनेस बताते हुए साथ में लेके गई थी, वो आज तक पलट के नहीं आ पाया। उसमें एफआईआर दर्ज हुई एटीएस के अधिकारियों के खिलाफ, सीबीआई ने इंक्वायरी की, ऑफेंस दर्ज किया, चार्जशीट फाइल की, और सरकार की मंशा उसमें भी प्रकट होती कि उन्होंने उनके लिए प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए परमिशन नहीं दी और उस का बेनिफिट मिला, आरोपी को बरी हो गए। और वो आज भी उसका परिवार तड़प रहा है। वो बच्चा गोदी में था, उसकी पत्नी आज भी अपने आप को कैसे समझ में नहीं आ रहा, सिविल डेथ तो डिक्लेयर करा ली, पर वो विधवा है कि सधवा आज भी नहीं तय कर पा रहे हैं। ऐसे दो जिनको इन्होंने फरार आरोपी बता रखे हैं, उनका क्या हुआ होगा भगवान जाने। अब परि, परिवारों के साथ अन्याय तो हुआ है, और एक न्याय देर से मिलना एक बड़ा दुखद पहलू है हमारे देश के लिए। और एक दुखद पहलू ये भी है कि अगर इन्होंने अपराध नहीं किया तो आखिर में किया क्या है।